हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आपका स्वागत है आज एक नए वीडियो में जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। साथ ही साथ हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसकी रिएक्टिविटी के बारे में। और आज बारी है SN1 रिएक्शन की। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ एक्वस QH। यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं कि SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि SN2 से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जिसमें पाई गई है प्राइमरी हेलो एल्केन और सेकेंडरी हेलो एल्केन। वहीं जो SN1 रिएक्शन होती है वो होती है टर्शरी हेलो एल्केन के बीच में। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको बता दिया है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइल मतलब टर्शरी हेलो एल्केन, तीनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एक्वस QH के प्रेजेंस में हो रही है। मतलब QH जो होना चाहिए वो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वहां पर वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। QH के साथ में वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी होगा। अगर वाटर की जगह मिथेनॉल या इथेनॉल प्रेजेंट होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्वस QH प्रेजेंट होगा। OH जो है वो ब्रोमीन की जगह जुड़ेगा क्योंकि ब्रोमीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। OH एज ए न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन पर अटैक करेगा और ब्रोमीन हट जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन हटा हुआ दिख रहा है, OH उसकी जगह जुड़ गया है और हमारा प्रोडक्ट बन गया है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हमारा प्रोडक्ट बना है और रिएक्शन हुई है SN1 रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया है कि SN1 रिएक्शन का कहाँ पर होती है? टर्शरी हेलो एल्केन्स के बीच में होती है क्योंकि यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 के केस में। वहीं अगर हम बात करें SN2 के केस में तो जो हमारे टर्शरी हेलो एल्केन्स होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। मतलब पूरा उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो अभी हम बात करें SN1 के बारे में, तो यहाँ पर हम SN1 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखी है, अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म होती है 2 स्टेप के अंदर होती है। पहली स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है जबकि दूसरी स्टेप के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए पहली स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर निकल रहा है और यहाँ पर जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडेशन। जैसे ही ब्रोमीन यहाँ से निकलता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अब होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर मैंने जो CH3 कार्बन से जुड़े हुए हैं तीनों को अलग अलग तरीके से जुड़ा है। यहाँ पर डैश डैश करके यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन दी है और यहाँ पर मैंने डबल लाइन दी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप, जो CH3 ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो तीनों अलग अलग प्लेन में जुड़ा हुआ है, मतलब वो 3D है। एक ये वाला जो कार्बन है ये जो CH3 ग्रुप है ये कार्बन के बाहर की तरफ है, मतलब अबाउ द प्लेन है। डैश डैश वाला जो है वो पीछे की तरफ है कार्बन के, और ये जो CH3 है ऊपर वाला ये कार्बन के सेम प्लेन के अंदर है। बट जब प्रोडक्ट बनेगा, जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप में और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर एरो के निशान बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों CH3 जो ग्रुप है वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफी तेजी से आ रहा है और ये काफी ज्यादा स्टेबल हो गया है। ठीक होगी बात? तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा ये एक इंटरमीडिएट है और यही एक यानी ये जो SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होती है वो स्टेप 1 होती है, कार्बोकेटाइन की होती है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी तेजी से ब्रोमीन यहाँ पर निकलेगा उतनी तेजी से ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ता है। साथ ही साथ इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ब्रोमीन कितनी तेजी से निकला। मतलब कोई भी इसमें जो भी कंपोनेंट इसमें जुड़ा हुआ होगा अगर वो जितनी तेजी से निकलेगा कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा, और अगर वो बहुत धीरे धीरे निकलेगा या बहुत मुश्किल से निकलेगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड यहाँ पर जो भी जुड़ा हुआ होगा तो उससे हमको पता चलेगा कि उसका कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड स्टेप की, जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अब जो इसका न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। बट यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है, वो पीछे से भी अटैक कर सकता है और आगे से भी अटैक कर सकता है। मतलब यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर वो आगे से अटैक करेगा तो OH यहाँ पर जुड़ेगा और अगर वो पीछे से अटैक करेगा तो OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरीके का कॉन्फ़िगरेशन संभव है। यहाँ पर अगर हम इस तरफ से देखें तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है क्लॉकवाइज। तो ये दोनों तरह का मूवमेंट हो सकता है। इसको हम जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो हम इसको
R नाम देते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम इसको एस नाम देते हैं। तो R टाइप भी मूवमेंट हो सकता है और एस टाइप भी मूवमेंट हो सकता है। ये अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये नॉमेनक्लेचर वो सिस्टमेटिक में समझ में आ जाएगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये तो नाम सुना ही होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। और जब इसी को ही अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उसको R से डिनोट किया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको एस फॉर सिनिस्टर और R फॉर मैं नीचे शेयर कर दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बट ये बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। बट अभी हम बात कर रहे हैं SN1 SN2 की, इसलिए हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में बाद में जाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर दोनों तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर 2 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप के अंदर हमारा कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरी स्टेप के अंदर हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए बहुत ही इजी और सिंपल शब्दों में SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझते हैं कि एक हो क्या रहा है। बेसिकली SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हो रही थी कि जो इसका न्यूक्लियोफाइल था वो आगे से भी जुड़ सकता था, पीछे से भी जुड़ सकता था, क्या रीजन था उसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन का। यहाँ पर अगर हम इसका कन्फिग्रेशन देखें, इसका रोटेशन देखें तो वो ब्रोमीन सबसे बड़ा ग्रुप है तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस लिख दिया है। यहाँ पर हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे जहाँ पर KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। OH इज ए न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर वो कार्बन के आगे भी जुड़ सकता है और पीछे भी जुड़ सकता है। अगर वो आगे से जुड़ेगा तो जो कन्फिग्रेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मैंने एस लिख दिया इसके आगे, एस 3 मिथाइल 3 हेक्सानोल। और यहाँ पर OH जो है वो पीछे की तरफ जुड़ा है तो यहाँ पर मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, इसलिए हमने लिखा है R 3 मिथाइल 3 हेक्सानोल। मतलब 2 तरह के प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, एस भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्बोकेटाइन बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है। जी हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है, मतलब बिल्कुल फ्लैट होता है, जिसकी वजह से OH आयन जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है कि वो कहीं से भी जुड़ सकता है, आगे से भी जुड़ सकता है, पीछे से भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हो यह रहा है कि हमको 50% जो प्रोडक्ट बन रहा है 50% एस बन रहा है और 50% R बन रहा है। मतलब जो इसका कन्फिग्रेशन है क्लॉकवाइज भी है 50% और 50% एस बन रहा है। इसको हम एनेंटियोमर्स भी बोलते हैं। अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनेंटियोमर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को हम एनेंटियोमर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ 50% जो है वो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज एनेंटियोमर्स है और ये क्लॉकवाइज एनेंटियोमर्स है, 50-50% है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को जिसके पास क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल भी 50% होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल भी 50% होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमको ये प्रोडक्ट मिला है इट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से इसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रेसिमिक मिक्सचर आप समझ गए कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का होता है। इसीलिए यहाँ पर इनेंशियोमर जो बन रहे हैं पॉजिटिव भी बन रहा है, मतलब क्लॉकवाइज बन रहा है, और एक इनेंशियोमर बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो दोनों 50-50% है। तो 50-50% अगर इनेंशियोमर होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस मिक्सचर या इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। अगर रिएक्टिविटी की बात करें हम एल्काइल हैलाइड्स के केस में SN1 रिएक्शन के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बेसिकली जो SN1 रिएक्शन होती है, मैंने आपको बता ही दिया है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अंदर ही होती है और यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका रीज़न ये होता है कि तीनों तरफ से इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं, जिससे कि इसका जो कार्बोकेटाइन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। वहीं अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 तरफ से ही CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसको 2 तरफ से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये उससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। वहीं हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर तो केवल एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो केवल इसको एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ पर इसको दोनों 2 तरफ से मिल रहे हैं और यहाँ पर तो 3 तरफ से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरफ से मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ वाले उसके मुकाबले में कम है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता है, और यही जो होता है वो SN1 रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल SN1 का उल्टा ही है, बिल्कुल SN2 का उल्टा है। SN2 के अंदर जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वहीं अगर हम SN1 के केस में देखें तो यहाँ पर हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक होगी बात। तो यहीं पे हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, और साथ ही साथ हमने उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर भी बात करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।